आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कविता जिसके रचनाकार महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, बादल राग, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उस समझने के क्रम में हम लोग 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें प्रथम बिंदु होगा निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरा बिंदु कविता का संक्षिप्त परिचय और तीसरे क्रम में होगा कविता का सारांश एवं चौथा एवं अंतिम भाग होगा पूरी की पूरी कविता को 4 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष। आज का विचारणीय प्रथम बिंदु महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। इनके पिता राम सहायक त्रिपाठी महिषादल के रियासत में नौकरी करते थे। निराला जी की शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक ही हुई। बाल्यावस्था में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था। 15 वर्षों की अल्प आयु में ही इनका विवाह मनोरमा देवी से हुआ। इन्हें पिता के मृत्यु का आघात अल्प आयु में ही सहना पड़ा। निराला जी साहित्य एवं संगीत की ओर उन्मुख हुए। निराला जी को पत्नी की मृत्यु का दारुण आघात भी सहना पड़ा, जिससे वह भीतर ही भीतर टूट गए। निराला जी रामकृष्ण मिशन के अद्वैत आश्रम में गए, साहित्य सृजन में लगे रहे और वहां आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन किया। उन्होंने कलकत्ता से प्रकाशित मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया। बाद में निराला जी बंगाल छोड़कर लखनऊ आ गए। फिर वह इलाहाबाद में रहने लगे। पुत्री सरोज की मृत्यु ने इनके अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। निराला जी की प्रमुख रचनाओं को देखते हैं, जो इस प्रकार हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि प्रमुख काव्य संग्रह है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग उनकी चर्चित लंबी कविताएं हैं। निराला जी ने प्रचुर गद्य साहित्य भी लिखा है। उन्होंने विवेकानंद जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुछ कविताओं का अनुवाद भी किया। निराला जी की काव्य यात्रा छायावाद युग से लेकर प्रगतिवादी युग तक अनवरत चलती रही। वह व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों रूपों में निराले थे। छायावादी कवि के रूप में निराला जी ने जहां प्रेम और सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद और आत्माभिव्यक्ति के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए, वहीं दूसरी ओर प्रगतिवादी कवि के रूप में उन्होंने समाज के पीड़ित, दुखी एवं शोषित वर्ग की दयनीय अवस्था के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की और समाज व्यवस्था के खिलाफ तीखी और ओजपूर्ण आवाज भी उठाई। कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर आदि उनकी प्रसिद्ध प्रगतिवादी रचनाएं हैं। निराला जी की मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कविता से परिचित होने का प्रयास करते हैं। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहां उसका 6ठा खंड लिया गया है। आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहां बादल का आवाहन क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लवराव से छोटे ही हैं शोभा पाते। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगोज स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई है। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते।
बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन दर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए। जीर्ण शरीर त्रस्ते नयन सुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक ओर जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कविता के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। कवि बादलों को देखकर कल्पना करता है कि बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए क्षणिक सुखों पर दुख की छाया है, जो संसार या धरती की जलती हुई छाती पर मानो छाया करके उसे शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। बाढ़ की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमि में वे नौका के समान लगते हैं। बादल की गर्जना को सुनकर धरती के अंदर सोए हुए बीज या अंकुर नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा उठाकर देखने लगते हैं। उनमें भी धरती से बाहर आने की आशा जागती है। बादलों की भयंकर गर्जना से संसार हृदय थाम लेता है। आकाश में तैरते बादल ऐसे लगते हैं मानो वज्रपात से सैकड़ों वीर धराशायी हो गए हों और उनके शरीर छत बिछत है। कवि कहता है कि छोटे व हल्के पौधे हिलडुल कर हाथ हिलाते हुए बादलों को बुलाते प्रतीत होते हैं। कवि बादलों को क्रांति दूत की संज्ञा देता है। बादलों का गर्जन किसानों व मजदूरों को नवनिर्माण की प्रेरणा देता है। क्रांति से सदा आम आदमी को ही फायदा होता है। बादल आतंक के भवन जैसे हैं जो कीचड़ पर कहर बरसाते हैं। बुराई रूपी कीचड़ के सफाई के लिए बादल प्रेरणाकारी होते हैं। छोटे से तालाब में उगने वाले कमल सदैव उसके पानी को स्वच्छ व निर्मल बनाते हैं। आम व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न व सुखी रहते हैं। अमीर अत्यधिक संपत्ति इकट्ठी करके भी असंतुष्ट रहते हैं और अपनी प्रियतमाओं से लिपटने के बावजूद क्रांति की आशंका से कांपते हैं। कवि कहता है कि कमजोर शरीर वाले कृषक बादलों को अधीर होकर बुलाते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उनका अत्यधिक शोषण किया है। वे सिर्फ जिंदा है। बादल ही क्रांति करके शोषण को समाप्त कर सकता है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम बिंदु व्याख्या, पूरे पाठ की व्याख्या हम लोग करेंगे, जिसके तहत हम लोग पूरे पाठ को 4 भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं उसका विशेष समझने का प्रयास करेंगे। पुस्तक पर ध्यान दें। तैरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया,
जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, या तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से ली गई है। इसके रचयिता महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आइए इसके प्रसंग को समझते हैं। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आवाहन किया है। आइए इसके व्याख्या को समझते हैं। कवि कहता है, बादल वायु रूपी सागर पर मंडरा रहे हैं। वे इस प्रकार घुमर घुमर कर छाए हुए हैं जैसे अस्थायी सुखों पर अनंत दुखों की काली छाया मंडरा रही हो। वे संसार के दुख दग्ध हृदय पर क्रूर विनाश का जल भरा खेल रच रहे हैं। आशय यह है कि यह संसार शोषण और अभाव के दुखों से परिपूर्ण है। बादल क्रांति दूत बनकर ऐसी दुख भरी दुनिया में डुबा डालना चाहते हैं, दुनिया को डुबा डालना चाहते हैं। कवि बादल को वीर योद्धा की संज्ञा देता हुआ कहता है, ओ विनाशकारी बादलों, तुम्हारी रणनौका अर्थात गरज तरज और घुमड़न में क्रांति और विनाश ला देने की प्रबल आकांक्षा है। तुम्हारी गर्जन के नगाड़े सुनकर धरती की कोख में छिपे अंकुर नवजीवन मिलने की आशा से धरती से फूटने की उमंग से सिर ऊंचा करके अधीरता पूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे विनाश के बादल, तुम्हारी क्रांतिकारी वर्षा से ही दबे हुए अंकुरों का उद्धार संभव है। इसलिए तुम बार बार गरजो और बरसो। प्रतिकार्थ यह है कि क्रांति से ही दलितों का उद्धार संभव है और सुविधा भोगी वर्ग का दमन संभव है। आइए इन पंक्तियों के विशेष को देखते हैं, समझते हैं। बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया गया है। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। काव्य की रचना मुक्त छंद में है। समीर सागर, दुख की छाया आदि में रूपक, सजग सुप्त में अनुप्रास तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। वीर रस का प्रयोग है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। असनिपात से साबित उन्नति सतत वीर, छत बिछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से ली गई है। इसके रचयिता छायावादी साहित्यकार महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखें। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आवाहन किया है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को समझते हैं। हे बादल, तेरे बार बार गरजने तथा धारासार बरसने से सारा संसार भय के मारे अपना कलेजा थाम लेता है। तेरी भीषण गर्जन और घनघोर ध्वनि से सब लोग आतंकित हो जाते हैं।
सभी को तेरी विनाश लीला में बह जाने का भय सताने लगता है, अर्थात क्रांति का स्वर सुनकर संपूर्ण संसार के लोगों के हृदय कांप जाते हैं। बादलों के भयंकर वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए सैकड़ों सैकड़ों वीर परास्त होकर भूमिसात हो जाते हैं। बादलों के भीषण तड़ितपात से गगन को छूने की स्पर्धा में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कठोर शरीर तक घायल होकर छलनी हो जाते हैं। जो जितने ऊंचे होते हैं वे उतने ही अधिक घायल होते हैं, जबकि उसी बादल की विनाश लीला में छोटे से अस्तित्व वाले लघु पौधे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं, वे सस्य श्यामल हो उठते हैं। इसलिए हे बादल, वे छोटे छोटे पौधे तो तुझे हिल हिल कर, खिल खिल कर, हाथ हिलाते हुए अनेक संकेतों से बुलाते हैं, तुझे निमंत्रण देते हैं। तुम्हारे आगमन से उन्हें नवजीवन मिलता है। विनाश के शोर से सदा लघु प्राण ही लाभ एवं शोभा पाते हैं। आइए इन पंक्तियों के विशेष को समझने का प्रयास करते हैं। कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है, प्रतीकात्मकता का समावेश है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बार बार सोन सोन, हिल हिल, सत सत, खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा हाथ हिलाने में अनुप्रास अलंकार है। हृदय थामना, हाथ हिलाना मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। रस वीर रस है, छंद मुक्तक छंद है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सहसा का सुकुमार शरीर। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से ली गई है। इसके रचनाकार महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आवाहन किया है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को समझते हैं। कवि कहता है कि ये ऊंचे ऊंचे भवन वास्तव में ऊंचे अर्थात महान नहीं है, ये तो भय और त्रास के निवास हैं। इनमें रहने वाले लोग सदा भयभीत रहते हैं। जल की विनाश लीला तो सदा पंख में ही होती है, वहीं बाढ़ और विनाश का दृश्य उपस्थित होता है। आशा यह है कि सदा निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति घटित करते हैं। समृद्ध लोग तो भयत्रस्त ही रहते हैं। जल में खिले छोटे छोटे प्रसन्न फूलों से तो सदा पानी रूपी अश्रु पाक करते हैं, अतः वे सदा विप्लव से भयभीत रहते हैं। आशा यह है कि समृद्धि में पले सुकुमार शिशु क्रांति की ज्वाला नहीं सह सकते, जबकि निम्न वर्ग के सुकुमार शिशु ऐसे संघर्षशील और जुझारू होते हैं कि रोग और शोक में भी सदा मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए वे क्रांति घटित करने में भी आनंदित होते हैं। आइए इन पंक्तियों के विशेष को समझते हैं। कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। पंख पर में अनुप्रास अलंकार है। छंद मुक्तक छंद है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। रुद्र कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। धनी
वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण भाव है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। अय विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका तार, हाड़ मात्र ही है आधार, अय जीवन के पारावार। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को समझते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से ली गई है। इसके रचनाकार महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखें। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आवाहन किया है। आइए अब इन पंक्तियों के व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। समृद्ध लोगों ने धन से परिपूर्ण अपने खजानों को अपने लिए सुरक्षित रखकर बंद किया हुआ है। उन्होंने औरों को उस धन से वंचित कर दिया है। इतना धन ऐश्वर्य होने पर भी उनके मन में संतोष नहीं है। वे सदा आतंकित रहते हैं। अपनी सुंदर स्त्रियों के अंगों से लिपटे होने पर भी बादलों की भयंकर गर्जना सुनकर वे भय से कांप रहे हैं। वे बादलों की गर्जन तर्जन सुनकर भय के मारे अपनी आंखें मीचे हुए हैं, मुंह छिपाए हुए हैं। आशा यह है कि क्रांति का नाम सुनते ही धनी लोग भयभीत उठते हैं। कभी बादलों को संबोधित करके कहता है, हे विनाश रचाने में प्रवीण बादल, देखो तुम्हें जीर्ण जर्जर भुजाओं वाला दुर्बलहीन शरीर वाला किसान अधीर होकर बुला रहा है। उसने अपनी भुजाओं का सारा बल जिस समृद्धि को उत्पन्न करने में गंवा दिया, उस समृद्धि ने उसके शरीर का सारा रस ही मानो चूस लिया है। इस धनिक वर्ग ने ही किसान का शोषण करके उसकी ऐसी बुरी दशा बनाई है। अब तो उस किसान के शरीर में मात्र हड्डियों का पंजर ही शेष रह गया है। उसका रक्त मांस शोषण व्यवस्था ने चूस लिया है। ऐसी अवस्था में हे जीवन दाता, जल के सागर बादल, तुम्हें बरसकर उस पर कृपा करो। तुम्हें ऐसी क्रांति घटित करो जिससे वह शोषण मुक्त हो सके तथा उसके सुखी हड्डियों में पुनः रक्त मांस आ सके। इन पंक्तियों के विशेष को समझने का प्रयास करते हैं। कवि ने किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है, विद्रोह की भावना का वर्णन किया है। शीर्ण शरीर में अनुप्रास अलंकार है तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है, संबोधन शैली का भी प्रयोग है और चित्रात्मक शैली है। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की कविता बादल राग, जिसके रचनाकार छायावादी साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उसको समझने का प्रयास किया। उस समझने के क्रम में हम लोगों ने मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर ध्यान दिया, जिसमें प्रथम बिंदु था कवि निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरा बिंदु था कविता का परिचय, तीसरा बिंदु कविता का सारांश और चौथा एवं अंतिम बिंदु था पूरी की पूरी कविता को 4 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष को हम लोगों ने किया। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन पर आकृष्ट करना चाहूंगा। आप ध्यान देंगे स्क्रीन पर निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में, पाठ का शब्दार्थ और कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर आ रहे होंगे, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।